हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप केवल। हम लोग कर रहे हैं जीएस जीके दोस्त की सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर पार्ट 9 है ये वाला आपका, और पार्ट 8 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो आई होप सो अब सभी ने रेस्ट ऑफ द 8 पार्ट देख लिए होंगे। तो पार्ट 9 इसके अंदर भी हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम स्पेशली फॉर द हम बात करें यूपीएससी एंड जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होने हैं। स्टेट पीसीएस में आपका यूपी का है एंड उत्तराखंड का अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इन स्टेट्स के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, बट रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स कोई भी इन फ्यूचर आएंगे तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा पार्ट 9 का है। सो पार्ट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसे हम शॉर्ट में EIF कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताने हैं कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या हैं, करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF इज RRB। RRB दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स, जो ग्रामीण बैंक होती हैं वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं। नहीं, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है बेसिकली नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड के द्वारा ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। नाबार्ड इसको इम्प्लीमेंट करती है विद द कोलैबोरेशन ऑफ, किसके कोलैबोरेशन के साथ, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उसकी तरफ से उसके साथ में कोलैब करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है आपकी, रॉन्ग है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर ऑल्सो बेनिफिशियरी अंडर दिस स्कीम। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अब देखिए ये जो आपकी AIF स्कीम है या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, इसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स को, फार्मर ग्रुप्स को, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO जिन्हें कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, इन सभी ग्रुप्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपकी, करेक्ट है। Eligible community asset under this fund include PPP based project for building community farming asset। सो यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए कम्युनिटी फार्मिंग एसेट जो है एलिजिबिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड जो है वो इंक्लूड करती है ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन को, बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्शन यूनिट को, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट एंड प्रिसिजन एग्रीकल्चर को, इन सभी चीज़ों को एड्रेस करती है। और साथ में प्रोजेक्ट जो है वो प्रमोट किए जाते हैं सेंटर, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट, जो आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा अंडर द PPP मॉडल, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है फॉर बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के लिए। ठीक है, तो थर्ड भी करेक्ट है आपका। तो सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में FPO भी कहते हैं, FPO। ठीक है, FPO से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स है एंड यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट्स। कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द यूनियन गवर्नमेंट एम टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट 1 लाख न्यू FPO टिल 27-28। देखिए यूनियन गवर्नमेंट तो इसको प्रमोट कर रही है। बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी 2021 के अराउंड। ठीक है, लॉन्च किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टाइटल बनाया था इसके लिए, स्कीम के लिए, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs। ठीक है, 10,000 FPOs यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये टाइटल था बेसिकली। तो एम था 1 लाख FPO, नहीं 10,000 FPO। तो पहले स्टेटमेंट तो यहाँ पर आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट है, FPO कैन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है, सॉरी सही है, गलत नहीं सॉरी सही है। FPO अंडर कंपनी एक्ट 2013 ही रजिस्टर की जाती है, और अंडर द पार्ट 9A के तहत, पार्ट 9A ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के तहत, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत ये रेगुलेट होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, लार्ज स्केल promotion of FPOs is expected to enhance agricultural productivity in India।
तो ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है PMKSY। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स बतानी है, कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपकी क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको इसी डिपार्टमेंट ने या बेसिकली इसी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव ये था कि एक्सटेंड करना है इरिगेशन कवर को। किसको एक्सटेंड करना है, इस स्कीम का बेसिकली सॉरी जो मेन एम है वो है कवरिंग द इरिगेशन एरिया, कवरिंग द इरिगेशन एरिया। इरिगेशन एरिया को क्या करना है, बढ़ाना है। और एक यहाँ पर एक टैगलाइन कह लीजिए या दी गई है यहाँ पर, वो दी गई है हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, ये एक टैगलाइन दी गई है। ठीक है, एंड इम्प्रूव द वाटर यूज एफिशिएंसी, मोर क्रॉप्स पर ड्रॉप, मतलब एक पर ड्रॉप पर का यूज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करने में यूज़ किया जाए। ये बेसिकली यहाँ पर फोकस रखा गया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। सेकंड स्टेटमेंट है कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर शेड डेवलपमेंट आर ऑल्सो द की कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम। अब देखिए इस स्कीम के अंदर बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किसने किया है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। पहले इस स्कीम को लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने इस स्कीम को लॉन्च किया है और यहाँ पर 2 मेजर कंपोनेंट यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, तो पहला मेजर कंपोनेंट है यहाँ पर कि इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ठीक है, मतलब एक्सेलरेट करना इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ठीक, दूसरा प्रोग्राम है या दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पर हर खेत को पानी। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट्स यहाँ पर 2 पार्ट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं किसके, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके तहत। ठीक, अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है आपका हर खेत को पानी, इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स और डाले गए हैं। पहला कंपोनेंट है कि कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, जिसे हम CADWM कहेंगे। ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। दूसरा है सरफेस माइनर इरिगेशन SMI। थर्ड वन इज दैट रिपेयर, RRR बेसिकली। ठीक है, रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन। देन द फोर्थ वन इज दैट ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। ठीक है, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। ये 4 कंपोनेंट आते हैं इसके। और जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, अदर कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि हम बात कर लें कि यहाँ पर वाटरशेड डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, जो कि इंप्लीमेंट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्कीम। तो यहाँ पर पूछा गया था कमांड एरिया, जो हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटरशेड भी आपका इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सेकंड भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फिर हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इज इन्वॉल्व इन द मॉनिटरिंग ऑफ दिस स्कीम। देखिए ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए प्रोग्राम जो है वो सुपरवाइज और मॉनिटर किया जाएगा बाय द इंटरनल मिनिस्टीरियल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं NNSC। ठीक है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा, इंटरनल मिनिस्टीरियल, ठीक है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा इसे बेसिकली मॉनिटर और सुपरवाइज किया जाएगा। चेयरमैनशिप डेफिनेटली यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ यूनियन मिनिस्टर जो होंगे वो भी कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न मिनिस्ट्री के। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर पर्टिकुलरली गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, ऑयल पाम ट्री
इज अ नेटिव ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन। देखिए ये नेटिव नहीं है यहाँ पर, साउथ ईस्ट एशियन जो एरिया है, बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया की हम जब बात करते हैं तब हम बात करते हैं नाउ इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वाला जो एरिया है बेसिकली थाईलैंड वाला एरिया, तो यहाँ पर एक्सटेंड हो रहे हैं। बट ये नेटिव प्लेस जो इनका नेटिव प्लेस है वो आपका दैट इज वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका इज द वेस्ट अफ्रीका इज द नेटिव प्लेस फॉर दिस ऑयल पाम, ठीक है, ना कि आपका साउथ ईस्ट रीजन। साउथ ईस्ट रीजन के अंदर ये एक्सटेंड हो रहा है बट नॉट नेटिव वन, ठीक है। तो दैट इज फर्स्ट यहाँ पर क्या है, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर स्पेशल फोकस रीजन अंडर द नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल पाम्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। ये दो रीजन काफ़ी ज़्यादा उस पे रहते हैं, फोकस पे रहते हैं। अभी क्यों रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक कंडक्टिव वेदर कंडीशन की वजह से, यहाँ पर, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स पाम NMEOOP, ठीक है। इसका एम क्या है, इनहेंस द एरिया अंडर ऑयल पाम कल्टीवेट टू 10 लाख एकड़, ठीक है। यहाँ पर एक बाकी तो ठीक है, यहाँ पर ये डाटा गलत हो जाता है, ठीक है। 10 लाख एकड़ नहीं है, ये 10 लाख 10 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। हेक्टेयर को 10 लाख हेक्टेयर को 25-26 तक आपको डेवलप करना है, और ये 16.7 लाख हेक्टेयर तक का टारगेट है बाय द 2029 तक, 2029-30 तक का टारगेट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है ओनली, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, vegetables, fruits, flowers, bamboos are the part of crops covered under the mission for integrated development of horticulture। तो देखिए इसकी अगर जो हम बात करें, दिस इज द मिशन MIDH, ठीक है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, जो कि हॉलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, जो स्पेशली हम बात करें फ्रूट, वेजिटेबल, रूट्स, ट्यूबर क्रॉप्स या मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैश्यू, बैम्बूस, इन सभी के लिए काम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन यहाँ पर, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट है टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हैज सरपास्ड द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। कैसे है ये सरपास करती है, क्योंकि सेकंड एडवांस एस्टिमेट जो 2022-23 का था, वहाँ पर टोटल प्रोडक्शन जो एस्टिमेटेड थी वो थी आपकी 391.92 मिलियन टन्स की, ठीक है, जो सरपास करती है टोटल फूड प्रोडक्शन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर ऑफ 329 मिलियन टन का, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन बी भी यहाँ पर आपका, ऑप्शन 2 भी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन 3 पर आते हैं, स्टेटमेंट 3 नॉट ऑप्शन 2, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन द वर्ल्ड। नहीं, इंडिया एट प्रेजेंट की हम बात करें, ये लार्जेस्ट नहीं है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द वर्ल्ड में, ठीक है। फर्स्ट रैंकिंग हमारी जो है भारत की, वो है किनके प्रोडक्शन में, ये स्पेशली हम बात करें यहाँ पर जैसे बनाना है, बनाना, लाइम, लेमन, पपाया, ओकरा, ठीक है, इन सभी के प्रोडक्शन में हमारा देश नंबर 1 पर है, बट नॉट ऑल द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो 1 एंड 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नहीं, देखिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, बट यहाँ पर इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, फार्मर वेलफेयर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड होता है, ठीक है।
इस बोर्ड की जो स्थापना है वो करी गई थी आपकी 12 जनवरी 1981 को, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? चेन्नई के अंदर है? नहीं, ये भी गलत है आपका, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है बेसिकली कहाँ पर है? कोच्चि के अंदर है। कोच्चि कहाँ पर है? केरला के अंदर है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जो कि है बेंगलोर में, कर्नाटका के बेंगलोर में, चेन्नई में भी है, एंड गुवाहाटी के अंदर भी है, गुवाहाटी असम में, और पटना के अंदर है। ये 4 प्लेसेस पे इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, बट द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट द कोच्चि। तो यहाँ पर दोनों गलत हैं, दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा, नाइदर 1 नॉर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल आयुष मिशन, या नेशनल आयुष, हाँ नेशनल आयुष मिशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेशनल आयुष मिशन बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और जो लॉन्च हुई थी 15 सितंबर को, 15 सितंबर 2014 को ये लॉन्च की गई थी। इसको शॉर्ट में कहा जाता है NAM, NAM, नेशनल आयुष मिशन। इसका जो मेन एम था बेसिकली, ठीक है, मेन एम था ये कि हेल्थ केयर सर्विसेज को पूरे देश के अंदर स्ट्रेंथन किया जाए थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बिल्कुल ये करेक्ट है। इसका एम है प्रमोट होलिस्टिक वेलनेस एंड सेल्फ केयर टू रिड्यूस द डिजीज बर्डन। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, फर्स्ट वन। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, अंडर द मेडिसिनल प्लांट कंपोनेंट of this scheme the government provides subsidy to the farmers for producing medicinal plant। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट जो है बेसिकली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सपोर्ट करती है कि भाई जो फार्मर्स आपके मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करेंगे उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, हेल्प करी जाएगी। इसके अंतर्गत 140 क्रॉप्स हैं, 140 मेडिसिनल प्लांट्स को यहाँ कंसिडर किया गया है, जिसमें कुछ को 30%, कुछ को 50% एंड कुछ को 75% तक का जो सब्सिडाइज्ड प्राइस है वो दिया जाएगा फॉर द कल्टीवेशन, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी एंड द मार्केट डिमांड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन और द मिनिस्ट्री, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ओके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ओके स्पार्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो स्पार्क का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, स्पार्क जो है बेसिकली ये इनिशिएटिव है किसका? ये इनिशिएटिव है बेसिकली आपका CCRAS का। अब CCRAS क्या है? ये है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, ठीक है। इसका एक इनिशिएटिव है और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि यंग अंडर ग्रेजुएट जो है, जो न्यू स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आयुर्वेद के फील्ड में, ठीक है, आयुर्वेदिक कॉलेजेस के अंदर, उनको सपोर्ट करना ताकि वो रिसर्च के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर होगा एम टू सपोर्ट द रिसर्च आइडिया ऑफ द यंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द आयुर्वेदिक कॉलेजेस या आयुर्वेदा कॉलेजेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, दैट इज PM व्यय वंदना योजना, ठीक है। इसका आपको पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो देखो जी, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक मिनट, ओके, it is a social security scheme which provide protect elderly person aged 65 years and above against a future fail in their interest income due to the uncertain market condition, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर ये स्कीम बेसिकली 2017 में लॉन्च की गई थी, 2017 में लॉन्च की गई थी, ठीक है, फॉर द एल्डरली इंडियन सिटीजन जो कि 60 साल के हैं या उससे ऊपर के हैं, ठीक है। यहाँ पर 65 साल का एज का क्राइटेरिया या फिट नहीं बैठता, यहाँ पर 60 इयर्स एंड अबव वाली बात होगी। तो पहली बात तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, गलत ही पूछा गया है, उसी को हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है।
ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, टू ऑपरेट सोली बाय द लाइफ इंश्योरेंस। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद कोलैबोरेशन कह लीजिए लाइफ इंश्योरेंस LIC के साथ में मिलकर ये काम होगा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर अंडर एप्लीकेंट अंडर दिस स्कीम मस्ट बी इन इंडियन, डेफिनेटली जो भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे वो डेफिनेटली वो भारत के नागरिक होने चाहिए भाई, है ना। तो ये तो करेक्ट है, सेकंड भी गलत हो गया आपका, 1 2 गलत है, थर्ड करेक्ट है, दैट इज स्टेटमेंट 2 होगा, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ठीक है, गलत है यहाँ पर। अब इस पर्टिकुलर जो स्कीम है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल, बेसिकली वैसे तो 2021 में ये खत्म हो जानी थी स्कीम, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 31 मार्च तक 2023 के, ठीक है। थोड़ी सी पुरानी स्कीम है बट मे बी आज पूछी जा सकती है, ठीक है। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो है लगभग 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीस जो है वो मैक्सिमम इन्वेस्ट करेगा अप टू 10 ईयर्स तक, ठीक है। देन ही कैन विड्रॉ पेंशन ऑफ 1000 डिपेंडिंग अपॉन हिज इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपये वो मिनिमम ले सकता है हर महीने, और मैक्सिमम लिमिट है एज अ पेंशन, और मैक्सिमम लिमिट है वहाँ पर 10,000 की, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो सब चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी ऑन दैट इज 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसके अंदर प्रमोट किया गया था एंटरप्रेन्योरशिप को अमंग द SC ST एंड द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, कि फोकस करें वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन के फील्ड में, ठीक है। तो भाई इसका एम क्या लिखा हुआ है, एम लिखा है ये भाई कि जो मैंने अभी बात करी कि फैसिलिटेट वुमेन्स ऑफ SC ST बोरोइंग फ्रॉम द setting borrows for setting up enterprises in only the green field projects, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर लिख रहा है कि ओनली द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, तो ये आपको हो सकता है कि डाउट लगे कि भाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज इन द मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस और अ ट्रेडिंग सेक्टर एक्टिविटी अलाइड है इन द एग्रीकल्चर, तो ये स्टेटमेंट तो है आपकी फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। सेकेंड है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट या SIDBI बेसिकली इज प्रोवाइडिंग द हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू दिस स्कीम, बिल्कुल हैंड होल्डिंग स्कीम सपोर्ट बेसिकली यहाँ पर दे रहा है SIDBI, मतलब एक तरीके से जो पैसा देने का काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो SIDBI कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। लोन अंडर दिस स्कीम आर लिंक्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्री अलाइड सेक्टर, बिल्कुल जो मैंने अभी आप एक सिर्फ एग्री अलाइड सेक्टर नहीं है, यहाँ पर देखो लिखा हो ना मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यहाँ पर सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो देखो अगर जो वैसे हम बात करें तो ये तो ठीक है, बट यहाँ पर बाकी चीज़ें भी इंक्लूड होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। अब देखिए बहुत बहुत बार ये स्कीम के नाम बारे में आपने सुना होगा, मुद्रा योजना। ये मुद्रा योजना जो है ये 2015 में लॉन्च हुई थी पहली बात तो, ठीक है। और ये माइक्रो क्रेडिट या लोन आपको प्रोवाइड करेगी, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, CSS सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य था कि माइक्रो क्रेडिट या लोन जो है आपको कितना प्रोवाइड करेगी, 10 लाख तक का 10 लाख तक का जो लोन है वो प्रोवाइड करेगी यहाँ पर कौन, गवर्नमेंट या बेसिकली अदर एजेंसीज, थ्रू दैट अदर एजेंसीज, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, सर्विसेज के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए, स्पेशली नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर। इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है आपकी मुद्रा। अब मुद्रा का मतलब क्या होता है, मतलब होता है इसका फुल फॉर्म कभी आप पूछा जा सकता है, दैट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट and that is and refinance
एजेंसी लिमिटेड, ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये असिस्ट करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टू ऑफर द लोन टू द एमएसएमईज या माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी ऑफ लोन है वो सिक्योर किया जाता है थ्रू द, कौन लोन देगा बेसिकली, ऐसा तो नहीं ना कि मुद्रा जो एजेंसी बना दी गई है, एक लिमिटेड बना दिया गया है, वही जाके लोन देगी, नहीं। इसके लिए क्या है, अलग अलग सेक्टर्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। जैसे कि आपका ये है पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गई, या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी, नॉन फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब यहाँ पर इंक्लूड हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये सब चीज़ें तो हो गई मुद्रा के बारे में। तो मुद्रा के बारे में पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, क्रेडिट फैसिलिटी अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम आर लिमिटेड टू अ नॉन एग्रीकल्चर फार्मर्स ओनली। ये बिल्कुल सही है, नॉन एग्रीकल्चर फार्मर सेक्टर में होगा, जो हमने अभी बात करी थी। क्रेडिट लोन या लोन अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम कैन अवेल थ्रू एलिजिबल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बिल्कुल एलिजिबल है इनके थ्रू। दोनों करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो देखिए यहाँ पर पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, ठीक है। तो यहाँ पर एनपीएस के अंदर नेशनल नॉन रेसिडेंट एनआरआई बेसिकली जिन्हें कहते हैं, कैन ज्वाइन द नेशनल पेंशन स्कीम वाइल ओवरसीज नेशनल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर नॉट एलिजिबल। ये स्टेटमेंट तो आपकी पहले करेक्ट है, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन बेनिफिशियरी कौन कौन से होंगे, जो सिटीजन्स होंगे भारत के नागरिक के, ठीक है, जो मई 2009 से भारत के नागरिक हैं, ठीक। एनी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि भारत में रह रहा है, या एनआरआई है जो इन द पर्टिकुलर एज ग्रुप ऑफ दैट इज 18 to 65, ठीक है, सॉरी 18 to 65 ईयर का है, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं एनपीएस को। और ओआईसी जो कार्ड होल्डर होते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या पीआईओ पेंशन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, ये लोग जो हैं, या एक और होता है यहाँ पर एचयूएफ दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ये एलिजिबल नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये तो एलिजिबल है, ये नॉट एलिजिबल है, ठीक है। अ पर्सन शुड बी एज्ड ऑफ 18 to 65 होता है, यहाँ पर 70 लिखा हुआ है, तो एक तो ये गलत हो गया आपका, करेक्ट पूछा गया है। एक मिनट, एक सेकेंड, तो फिर कुछ तो गड़बड़ हो गया। ओके, एक मिनट, ये शायद मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर ना टाइपिंग एरर हो गई, इसको 65 कर लेंगे आप लोग, ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन में बनेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये टाइपिंग एरर हो गई, 65 होना चाहिए था, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर भी लिखा है 18 to 65, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करती है इसको, ठीक है। अब देखो, इसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम यहाँ पर नहीं है, इसको रेगुलेट करने का काम, ठीक है, वो करती है पीएफआरडीए, ठीक है। पीएफआरडीए रेगुलेट करती है भारत के अंदर, ठीक है। तो ये गलत है, तो 1 and 2 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। वो एक्चुअली बाई थिंक मेरे ख्याल से टाइपिंग एरर हो गई है, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे, 70 नहीं है वो, 65 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। इसको आप कहते हैं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर 5 kg ऑफ फूड ग्रीन्स एट सब्सिडाइज रेट, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जो फूड दिया जाता है, फूड ग्रीन्स दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टू द माइग्रेंट्स एंड द पुअर्स, वहाँ पर सब्सिडाइज रेट वाला कोई सीन नहीं है, तो पहली बात तो ये गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर आपकी गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है प्रायोरिटी हाउस होल्ड एंड अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज फॉर द
purpose of this scheme are identified by prospective state government or UT as per the criteria prescribed by the union government. ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, गलत है यहाँ पर, ठीक है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज द फैमिलीज बिलोंगिंग टू अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी जो है वो एलिजिबल होती है इस स्कीम के अंदर, ठीक है. पहली बात. अब जो आपका ये वाला पार्ट था प्रायोरिटी हाउस होल्ड, ठीक है, ये जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके अपने खुद के क्राइटेरियाज के द्वारा, ठीक है. और जो अंत्योदय अन्न योजना है AAY, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं AAY, अंत्योदय अन्न योजना, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से होती है, ठीक है. अब यहाँ पर दोनों के लिए कंबाइन कर दिया तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, गलत है. सिंपली आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो PHH है, ठीक है, ये इसी को हम प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहते हैं. PHH ये स्टेट इसके सारे रेगुलेशंस कायदे कानून बनाती है. अंत्योदय योजना जो है वो आपको सेंट्रल गाइडलाइन देगी, उसके बाद उसके हिसाब से स्टेट को काम करना पड़ता है, ठीक है. तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं है दोनों चीज़ों का, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. जैसे स्कीम वॉज एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. वैसे ये स्कीम जो है शुरू होती है आपकी कब, तो उसको थोड़ा रब कर लेते हैं. तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत है. स्कीम की जब हम बात करते हैं इसके अंदर फर्स्ट फेज आता है, सेकंड फेज आता है, ठीक. तो फर्स्ट फेज आपका अप्रैल टू जून चलता है 2020 के. उसके बाद सेकंड फेज आता है आपका ये जुलाई टू नवंबर चलता है 2020 में, ठीक है. फिर थर्ड फेज इसका शुरू होता है, थर्ड फेज ये आपका चलता है मई टू जून तक इन 2021 तक. इस स्कीम को उसके बाद फिर बढ़ा दिया जाता है कब तक, 2023 तक, ठीक है. नाउ अब इस पर्टिकुलर स्कीम को अगले 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है, कब से, 2024 से लेके 1 जनवरी 2024 से लेके अब इसको नेक्स्ट 5 years दैट इज 2029 तक इसको बढ़ा दिया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम को, ठीक है. तो यहाँ पर हो गया थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with respect to the Atal Pension Yojana APY, Atal Pension Yojana, okay. Eligible group to join the pension scheme is 18 to 50 years. No, यहाँ पर 18 to 50 नहीं, यहाँ पर 18 to 40 years होगा. तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है. और वो लोग 18 to 14 years के होंगे जो इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं. मतलब ऐसे बेसिकली यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है दोज हु आर नॉट एम्प्लॉयड, जो बेसिकली युवा हैं, कई बार बहुत सारे आज के देश में जो अनएम्प्लॉयड है ना, जो वर्क नहीं कर पा रहे हैं या जिनको जॉब नहीं मिल पा रही, तो ये उनके लिए बेनिफिशियरी वर्क है. सेकंड स्टेटमेंट है, रिसेंट अमेंडमेंट अलाउड द इनकम टैक्स पेयर टू ज्वाइन दिस स्कीम. भाई जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, जिसकी जॉब लगी है, वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है भाई साहब, ठीक है. तो ये गलत बात है, भी करेक्ट पूछा गया आपसे, ठीक. इन द इवेंट डेथ ऑफ सब्सक्राइबर एंड स्पाउस द नॉमिनी विल गेट द हाफ ऑफ इट्स पेंशन. तो भाई देखो यहाँ पर बेनिफिशियरी जो है वो बेनिफिशियरी को जो मतलब देखिए 18 से लेकर 14 साल तक, ठीक है, 18 to 40 years तक आपने यहाँ पर एलिजिबल होगा. उसके बाद जब वो 60 साल का व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, उसको पेंशन मिलेगी, ठीक है, मिनिमम गारंटी पेंशन मिलेगी बेसिकली यहाँ पर. और वहाँ पर पेंशन जो मंथली मिलेगी वो डिपेंड करता है कि कंडीशंस के ऊपर बहुत सारी रहेंगी यहाँ पर. तो 1000, 2000, 5000, 4000 वो यहाँ पर मिलेगी, ठीक है. बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर जो देखो डेथ हो जाती है तो किसको मिलता है, स्पाउस को मिलता है. और अगर जो सब्सक्राइबर है जिसने स्कीम ली है, योजना को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कराया है, उसकी डेथ होती है या उसके बच्चे या जो भी उसके रिलेटिव्स हैं उन सबकी डेथ हो जाती है, कोई नहीं बचता है, तो जो नॉमिनी है उसको, ठीक है, पूरा पैसा मिलेगा. नॉमिनी को फुल पैसा दिया जाएगा, ना कि हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंशन. पूरा पैसा मिलेगा यहाँ पर नॉमिनी को, ठीक है. तो तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं.
तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द समग्र शिक्षा। ठीक है, अब समग्र शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो ये एक कैटेगरी है जिसके अंदर क्लास 1 टू क्लास 12 तक की एजुकेशंस के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, जो प्रोवाइड करेगी एलिमेंट्री एजुकेशंस, इम्प्लीमेंट करेगी बेसिकली राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 का, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यहाँ पर देखने को मिलती है इसके तहत। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान हैज़ बीन समन्ड अंडर दिस स्कीम, ये इसी के पास आता है, मतलब इसी का एक हिस्सा है सर्व शिक्षा अभियान, और इसके साथ साथ आपके राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी इसी का हिस्सा है, स्कीम ऑन टीचर्स एजुकेशन भी इसी पार्ट का हिस्सा है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा है वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव अंडर दिस प्रोग्राम इज टू हेल्प स्टेट इन इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019। बिल्कुल ये भी करेक्ट है आपका, जो हमने पहले ही बात कर ली थी स्टार्टिंग में, दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे हम, बाकी रेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दुनिया में, उन सभी को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।